दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आप इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर्स पैटर्न बेस्ड सिग्नल्स होते हैं, यानी चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न या डिज़ाइन से बनते हैं जो कि प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके क्रिएट किए जाते हैं और इनका यूज़ चार्ट्स में अप्लाई करने के बाद मार्केट का ट्रेंड और सिग्नल पता करने के लिए किया जाता है। यानी अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर मार्केट बाय सिग्नल दे रहा है या सेल सिग्नल दे रहा है, तो ये आप इंडिकेटर्स का यूज़ करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे। तो आप इंडिकेटर्स का यूज़ करके मार्केट का ट्रेंड या सिग्नल्स पता कर सकते हैं और जब आप ट्रेंड या सिग्नल को समझ जाते हैं तब आप इनका यूज़ करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और जब आपको पता होगा कि शेयर की प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगी तब आप उस हिसाब से ट्रेड लेकर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में समझाने जा रहा हूँ और उसके बाद आप ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि शेयर की प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, इंडिकेटर्स को बहुत तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। इसमें पहला तरीका है उनकी पोजीशन के बेसिस पर कैटेगराइज करना। इसमें दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है ओवरलेज। इसमें वो इंडिकेटर्स आते हैं जो कि चार्ट के ऊपर प्लॉट किए जाते हैं, जैसे कि बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेजेस। ये चार्ट्स के ऊपर बनते हैं, इसलिए इन्हें ओवरले इंडिकेटर कहा जाता है। और दूसरा है ऑसिलेटर। इसमें वो इंडिकेटर आते हैं जो कि प्राइस के ऊपर या नीचे प्लॉट किए जाते हैं। एग्जाम्पल है RSI, MACD और स्टोचस्टिक ऑसिलेटर। इसके अलावा इंडिकेटर्स को लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स के बेसिस पर भी कैटेगराइज किया जा सकता है। लीडिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो कि प्राइस की मूवमेंट होने से पहले ही सिग्नल दे देते हैं और लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो प्राइस की मूवमेंट होने के बाद सिग्नल देते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स लैगिंग इंडिकेटर्स को यूजलेस बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ट्रेंड एक्चुअल में रिवर्स हुआ है या फिर नहीं, ये आप इंडिकेटर्स का यूज करके कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है क्योंकि ये पास्ट की प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन ये बहुत यूजफुल इंडिकेटर है क्योंकि ये इंडिकेटर शेयर में जो डेली फ्लक्चुएशन होती है ना, उसको स्मूथ करके एक एवरेज प्राइस निकाल देता है। इस इंडिकेटर का यूज करके आप स्टॉक का ट्रेंड और उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। मूविंग एवरेज एक कस्टमाइजेबल इंडिकेटर है, तो आप जितने भी दिन का मूविंग एवरेज देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, बट जनरली 15, 20, 30, 50, 100 और 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज किया जाता है। मूविंग एवरेज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज अगर आप 15 दिन का निकाल रहे हैं तो वो 15 के 15 दिन को बराबर इंपॉर्टेंस देता है, जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो पास वाला दिन है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। यानी एक दिन पहला जो था उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, जबकि 15 दिन पहले वाले को वो कम इंपॉर्टेंस देगा, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट होता है। बट अगर आप चार्ट में सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। इसलिए चाहे आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करें या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करें, वो एक ही बात है। बट क्योंकि कहा जाता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा एक्यूरेट है, तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको 200 DMA की बात की थी, यानी 200 डे मूविंग एवरेज। तो ये कुछ अलग नहीं है, ये सिंपल मूविंग एवरेज ही है, बस डे लगा दिया है तो वो DMA बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब डायरेक्टली चार्ट में देखते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। किसी भी इंडिकेटर का यूज़ करने के लिए आप जो भी चार्टिंग टूल का यूज़ करते हैं उसमें ऊपर इंडिकेटर का ऑप्शन आता है, तो आपने वहाँ पे सर्च करना होता है। अब जो भी इंडिकेटर आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। तो अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है तो आपको सिंपली यहाँ पे मूविंग एवरेज सर्च करने लेना है। तो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है यही हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है। और अगर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है तो यहाँ पे आप EMA लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो ये मैंने आपको सिर्फ सैंपल दिखाने के लिए ट्राई किया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो मूविंग एवरेज है इसमें कोई भी खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो चाहे आप सिंपल मूविंग एवरेज लगा लें या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ से मैं मूविंग एवरेज को हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अब सिर्फ एक से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दिया है। अब अभी ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये बाय डिफॉल्ट 9 डेज का लगा हुआ है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लेंथ जो है इसको चेंज करके
200 डे कर देना होगा। तो जब आप 200 कर देंगे तो ये 200 डेज का बन जाएगा। इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रेड कलर का बना देता हूँ और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि ईजिली हमें ये नज़र आ जाए। तो यहाँ पे हमने रेड बना दिया है और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और ये हमारी बन चुकी है 200 डे का मूविंग एवरेज। ये हमारी रेड वाली लाइन है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी रेड लाइन है या ये हमारा जो 200 डे का मूविंग एवरेज है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि जब भी इसकी जो प्राइस है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इस शेयर की जो प्राइस है वो बार बार यहाँ पे आने के बाद ऊपर जा रही है, आपने देखा। और जब इसको ब्रेक किया इसने तो उसके बाद काफ़ी नीचे आई और अभी भी यहीं पे आसपास घूम रही है। मैं आपको और भी कहीं पे एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पे देखिए एक इस जगह पे आप देखिए ये जो हमारी प्राइस थी, इसने ये जो हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है इसको नीचे की तरफ काटा। तो पहले तो यहाँ पे जब भी प्राइस आ रही थी तो उसके बाद ऊपर की तरफ चली जा रही थी, तो यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। लेकिन जब इसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया, यानी इस 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, तो उसके बाद ये सीधा नीचे को आई। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा गिरी। तो आपको दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे प्राइस ने जो है वो मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, शॉर्ट सेल कर सकते थे। और जब आप शॉर्ट सेल करते तो आपको इतना ज़्यादा मिल जाता प्राइस का मूवमेंट। अब यहाँ पे आप एक जगह पे और देखें तो यहाँ पे जब इसने ऊपर की तरफ इसको काटा तो उसके बाद ये सपोर्ट की तरह काम करने लगी। अब देखिए यहाँ पे बार बार जो प्राइस है वो सपोर्ट की तरह काम कर रही है, बार बार नीचे आ रही है लेकिन यहाँ से ऊपर उठ जा रही है। तो इससे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो इंडिकेटर है ये काफ़ी जो है काम का है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसके बाद आप एक और चीज़ देखेंगे कि इसको मैं रीसेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें बार बार जो है प्राइस यहाँ से उठ रही है। तो अब आपको समझ आ गया है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह किस तरीके से काम कर रहा है। अब इसके साथ ही अगर आप इसमें क्रॉसओवर देखना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल्ड डेटा लेना चाहते हैं तो आप दो मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक 200 डेज का मूविंग एवरेज लगा रखा है, तो अब हम क्या करते हैं 50 डेज का मूविंग एवरेज दोबारा लगा देते हैं। तो मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने उसी पे क्लिक कर दिया है। अब इसको हमने क्या किया, ये जो 9 था इसको अब हम चेंज करके कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे इसको 50। तो हमने 50 कर दिया तो ये 50 डेज का मूविंग एवरेज बन गया है। और इसका कलर मैं चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। मैंने ग्रीन किया और इसकी जो मोटाई है उसको भी मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आने लगे। ये हमने लगा दिया और ये हमने कर दिया ओके। तो अब ये जो हमारी ग्रीन लाइन है जो कि हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ये देखिएगा ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए इसने 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके आसपास ही घूम रहा था और जब इसको ब्रेक किया तो उसके बाद कहाँ तक आई प्राइस, नीचे गिर के बार बार यहाँ पे आई और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है और जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है और जब भी इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब जब भी इनमें क्रॉसओवर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए जब भी इसने इसको नीचे को काटा, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्राइस ने अभी तक प्राइस क्या थी 50 डेज की ऊपर को थी, लेकिन यहाँ पे 50 डेज ने नीचे को काट दिया। तो जब इसने नीचे को काट दिया ना तब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 200 डे के मूविंग एवरेज को 50 डेज के मूविंग एवरेज ने नीचे की तरफ को काटा है। तो इसका मतलब यह है कि अब प्राइस बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते थे और तब तक आप शॉर्ट सेल कर सकते थे जब तक ये इसको तोड़ नहीं देता। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट मिल जाता और यहाँ पे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। उसके बाद आप फिर से देखें कि अब ये वाली जो लाइन थी 200 डे मूविंग एवरेज वाली 50 डेज मूविंग एवरेज वाली, ये वाली जो लाइन थी हमारी ये सपोर्ट की तरह काम करने लग गई। उसके बाद वापस 50 डे का मूविंग एवरेज ऊपर की साइड चला गया। तो इससे आपको क्या क्या समझ आ रहा है, एक तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, दूसरा जब भी इनमें क्रॉसओवर हो रहा है तो वहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल मिल रहा है हमें कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। अब यहाँ पे भी क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद आप देखें कि जो प्राइस थी यहाँ पे इन दोनों का क्रॉसओवर हो गया, उसके बाद प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर गई, उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर ऊपर चली गई। तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट मिल जाता और आप लॉन्ग टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेड ले सकते थे। अब क्योंकि हम डे वाला यूज़ कर रहे हैं, अगर आप 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो आपको उस हिसाब से ट्रेड मिलेंगे। ये देखिए, तो आप इस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज है वो आपको बाय सिग्नल दे रहा है या सेल सिग्नल दे रहा है, और इससे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी पता कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है इसका नाम है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मुझे सबसे पहले जो इंडिकेटर के बारे में पता चला था वो RSI ही था।
आपको सबसे पहले कौन से इंडिकेटर बारे में पता चला था, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो RSI एक ऑसिलेटर है क्योंकि ये चार्ट के नीचे प्लॉट किया जाता है और इसका यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि शेयर ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। तो अगर शेयर ओवरसोल्ड जोन में है तो आप उसे बाय कर सकते हैं और अगर शेयर ओवरबॉट जोन में है तो आप उसे सेल कर सकते हैं। RSI की जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है वो 14 डेज है और ये ऑसिलेटर 0 से 100 की रेंज में मूव करता है। इसमें 30 और 70 के लेवल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर कोई शेयर 30 से नीचे आ जाता है तो वो ओवरसोल्ड माना जाता है और अगर कोई शेयर 70 के ऊपर चला जाता है तो वो ओवरबॉट माना जाता है। बट यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई स्टॉक 70 के ऊपर चला गया है तो उसकी प्राइस उसके बाद गिरना स्टार्ट हो जाएगी, या एक स्टॉक 30 के नीचे आ गया है तो उसकी प्राइस उसी वक्त बढ़ने लगेगी। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक स्टॉक बहुत लंबे टाइम तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में रह सकता है। तो इस इंडिकेटर के साथ हमेशा दूसरे इंडिकेटर्स का भी यूज करें, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब इसे चार्ट में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी इंडिकेटर आपको लगाना है तो आपको जाकर इंडिकेटर वाले सेक्शन में उसे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सर्च कर लिया है RSI। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे RSI तो आपके सामने ये इंडिकेटर बन के आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेंज बनी हुई है, 30 और 70 की रेंज है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो रेंज है 30 और 70 की, तो जब भी स्टॉक इसके नीचे आता है तो ये जो है ये रेंज है, इसको माना जाता है कि यहाँ पे स्टॉक अपना ओवर सोल्ड जोन में है। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइस काफ़ी नीचे आ गई थी इसकी, तो यहाँ पे ये स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में था। उसके बाद जैसे ही प्राइस बढ़ने लगी तो यहाँ पे ये अपने ओवरबॉट जोन के आसपास आ गया, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस गिर जाएगी। देखिए उसके बाद भी थोड़ा बहुत ऊपर यहाँ पे गई थी प्राइस। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कई बार ये स्टॉक जो है ये अपना ओवरबॉट जोन में चला जाता है और कई बार ये नीचे ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये उतने तरीके से काम नहीं करता है। तो आप थोड़ा बहुत इससे आइडिया ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसके भरोसे पे बैठना नहीं है। अब दोस्तों हमारा जो थर्ड इंडिकेटर है इसका नाम है ADX यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इस इंडिकेटर का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये इंडिकेटर आपको ये नहीं बताता कि शेयर की प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगी, ये बस इतना बताता है कि शेयर में मूवमेंट है या नहीं है। क्योंकि अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तभी उसमें ट्रेड लेने का फ़ायदा है, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा तभी उसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। जबकि अगर ट्रेंड वीक होगा तो शेयर एक रेंज में मूव करेगा या बहुत कम मूव करेगा, जिससे आपको कोई भी खास फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर ADX की वैल्यू 25 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और आप उसमें पोजीशन ले सकते हैं। और अगर ADX की वैल्यू 20 से कम है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड वीक है या फिर प्राइस ट्रेंड लेस है। तो आपको ऐसे टाइम पर ट्रेड लेने से बचना चाहिए जब ADX की वैल्यू 20 से कम होगी, क्योंकि उस टाइम पर स्टॉक में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी, तो उस टाइम पर प्राइस ज़्यादा मूव नहीं करेगी। और जब ADX की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तब आप ये समझ सकते हैं कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है और तब आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब इसे भी चार्ट में देखते हैं, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो दोस्तों हम वापस चार्ट में आ चुके हैं। तो इस इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए भी आपको इंडिकेटर में जाना होगा, यहाँ पे जाके ADX लिखना होगा। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आ गया है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये एक ऑसिलेटर है और ऑसिलेटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो चार्ट में नीचे या ऊपर प्लॉट होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ADX आ चुका है और अभी इसकी वैल्यू क्या है, अभी इसकी वैल्यू 16 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब इस स्टॉक में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है और ये आपको ऊपर देखकर प्रूव भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत टाइम से इस स्टॉक की प्राइस में कोई खास मूवमेंट नहीं है, वहीं पर प्राइस मूव कर रही है और ये स्टॉक साइडवेज मूव कर रहा है। जबकि जहाँ पर इस स्टॉक की में जो ADX की वैल्यू है वो 25 से ऊपर जा रही है, वहाँ पे आपको खास वॉलेटिलिटी इसमें देखने को मिलेगी। जैसे इस टाइम पर ADX की वैल्यू 32 तक चली गई थी और उस टाइम पर आप देखेंगे कि इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी और उसके बाद इसकी प्राइस काफ़ी नीचे तक आई थी। उसके बाद दोबारा आप देखेंगे कि यहाँ पर ADX की वैल्यू बढ़ी थी और उसके बाद आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो या तो प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ चली गई है। तो जहाँ जहाँ पर ADX की वैल्यू कम है वहाँ पे स्टॉक साइडवेज मूव कर रहा है और जहाँ पर ADX की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पर स्टॉक या तो अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है। एक आध एग्जांपल और देख लें तो यहाँ पे ADX की वैल्यू 52 तक चली गई थी और देखिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, सीधा यहाँ तक प्राइस चली गई थी। उसके बाद स्टॉक साइडवेज मूव करने लगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 9, 10, 15, 16, 17 के आसपास ADX की वैल्यू आ गई थी। इस तरीके से आप ADX के थ्रू पता कर सकते हैं कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी है या फिर नहीं है।
अब दोस्तों हमारा जो फोर्थ इंडिकेटर है इसका नाम है बॉलिंजर बैंड्स। इसका यूज करके आप पता कर सकते हैं कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। बॉलिंजर बैंड एक ओवरले इंडिकेटर है, यानी ये प्राइस के ऊपर प्लॉट किया जाता है और इसमें बेसिकली 3 बैंड होते हैं। एक है अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडल बैंड। इसमें जो मिडल बैंड है वो सिंपल मूविंग एवरेज है 20 डेज का, और जो अपर एंड लोअर बैंड है वो 20 SMA से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉजिटिव और नेगेटिव की साइड में। जॉन बॉलिंजर जिन्होंने इस इंडिकेटर को डेवलप किया था, उनके अकॉर्डिंग जो शेयर की प्राइस है वो अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में ही मूव करती है। तो जब शेयर लोअर बैंड के पास है तब आप उसे बाय कर सकते हैं, और जब शेयर अपर बैंड के पास जाता है तब आप उसे सेल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे भी चार्ट में देख लेते हैं। तो दोस्तों बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाने के लिए भी आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना होगा बॉलिंजर बैंड्स, और जहाँ पर आपको बॉलिंजर बैंड दिखेगा आपने उस पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से बॉलिंजर बैंड लगा हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 बैंड है, मैंने आपको बताए थे। एक होता है अपर बैंड, एक होता है लोअर बैंड, और बीच में होता है मिडल बैंड। तो ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, और ये मिडल बैंड है, जो कि 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है। तो अब देखिए कि जो शेयर की प्राइस है वो इन दोनों के बीच में ही मूव कर रही है। देखिए यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो नीचे तक आई और उसके बाद ऊपर तक गई। ऊपर जाने के बाद कई बार थोड़ी देर रहती है और कई बार उसके बाद ही नीचे आ जाती है। तो जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर इस शेयर की जो प्राइस है वो इसी बैंड के अंदर ही मूव कर रही है। 90% केसेस में, 100% नहीं बट 90% केसेस में इसी बैंड के अंदर जो शेयर की प्राइस है वो मूव कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोअर बैंड के पास इसकी प्राइस थी, और इसके बाद ये लगभग अपर बैंड के पास तक गई थी, और उसके बाद फिर लोअर बैंड के पास तक आई, और इस तरीके से शेयर की प्राइस मूव कर रही है। आप जहां पर भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पर आपको लगता है कि शेयर की जो प्राइस है वो अपने लोअर बैंड के पास है और उसकी प्राइस अब बढ़ सकती है, तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइस नीचे तक आ रही थी, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ से बढ़ना शुरू किया और वो अपने लोअर बैंड के पास थी। तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे नहीं तो थोड़ा ऊपर ले सकते थे, और उसके बाद आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। अब देखिए, ये तो मैं आपको पास्ट में बता रहा हूँ। आपने तो अब पास्ट को देख के तो आप बाय नहीं करेंगे, आपने प्रेजेंट में देखना है। तो अभी आपको देखना होगा कि अभी शेयर की प्राइस कहाँ है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि अभी शेयर की प्राइस कहाँ पर है। अभी शेयर की प्राइस अपने अपर बैंड के पास है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सेल करने का ट्रेड लेना है, बाय करने का ट्रेड नहीं लेना है इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। तो आपको फाइनली यहाँ पे देखना होगा। मैं पास्ट में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पीछे से ही एग्जाम्पल दिखाए जाएंगे और प्रूफ किया जाएगा। अभी तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे इस टाइम पर जो बॉलिंजर बैंड है या फिर जो प्राइस है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अभी अपर बैंड के पास में है। तो इस तरीके से आप बॉलिंजर बैंड का यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें हमने आपको कुछ और ट्रिक भी बताई हैं, कुछ और स्ट्रैटेजी भी बताई हैं जिन्हें आप बॉलिंजर बैंड के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें एक स्क्वीज करके भी होती है, उसके बारे में हमने आपको बता रखा है। अब दोस्तों हमारा जो 5th इंडिकेटर है इसका नाम है MACD, यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, यानी ये इंडिकेटर ट्रेंड के साथ चलता है। MACD के टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें 2 EMA यानी 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक हिस्टोग्राम होता है। मूविंग एवरेज क्या होता है वो तो हमने आपको बता ही दिया है। तो बचता है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो इसमें जब 2 मूविंग एवरेज पास आते हैं तो इसे कन्वर्जेंस कहा जाता है, और जब ये दूर जाते हैं तो इसे डाइवर्जेंस कहा जाता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हिस्टोग्राम में दिखाई देता है। MACD में एक जीरो लाइन भी होती है, और जब MACD जीरो लाइन के ऊपर होता है तो ये अप ट्रेंड का सिग्नल देता है, और जब MACD जीरो लाइन के नीचे होता है तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है। MACD को कैलकुलेट करने के लिए 26 पीरियड के EMA को 12 पीरियड के EMA से माइनस करना होता है। यानी MACD का जो फॉर्मूला है वो है 12 पीरियड EMA माइनस 26 पीरियड EMA। दोस्तों MACD इंडिकेटर में MACD लाइन के साथ एक सिग्नल लाइन भी होती है, जिसमें जब भी क्रॉसओवर होता है तो वो बाय या सेल सिग्नल जनरेट करता है। मैं जानता हूं कि अभी बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आया होगा, तो इससे भी डायरेक्टली चार्ट में देख लेते हैं।
तो दोस्तों सभी इंडिकेटर्स की तरह इस इंडिकेटर को लगाने के लिए भी आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे जाके सर्च करना है MACD और जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने आ गया है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और आपने इसको ऐड कर लेना है। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो मैंने आपको बताया था ये एक ऑसिलेटर है, इसलिए ये चार्ट के ऊपर नहीं बल्कि चार्ट के नीचे प्लॉट किया गया है और आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा एक जो आपको डिज़ाइन सा नज़र आ रहा है ये MACD इंडिकेटर है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 तरह की कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है MACD लाइन, दूसरा होता है सिग्नल लाइन और तीसरा होता है हिस्टोग्राम। तो इसमें जो ये ग्रीन और रेड सिंबल से बने हुए हैं ये है हमारा हिस्टोग्राम। जो इसमें ब्लू लाइन है ये हमारी MACD लाइन है और जो ये ऑरेंज लाइन है ये हमारी सिग्नल लाइन है। तो इस तरीके से हमारा MACD कुछ दिखाई देता है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी होती है वो होता है क्रॉसओवर्स। तो इसमें जहाँ पर भी जो हमारी ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन को काट देती है, यानी हमारी MACD लाइन ऑरेंज लाइन जो कि हमारी सिग्नल लाइन है उसको काट देती है। तो वहाँ पे क्रॉसओवर्स होते हैं। तो जब ये क्रॉसओवर नीचे की तरफ होंगे तो वो क्या देगा, वो एक बियरिश सिग्नल देगा और जब ये क्रॉसओवर ऊपर की तरफ होंगे तो ये बुलिश सिग्नल देगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो यहाँ पे स्टाइल में MACD जो है इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा बोल्ड। तो यहाँ पे ब्लू कलर है इसको हमने बोल्ड कर दिया है और यहाँ पे ये हमारा जो सिग्नल लाइन है इसको भी मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। तो ये बोल्ड हो चुका है। अब आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि जो हमारी ब्लू लाइन है ये MACD लाइन है और जो हमारी ऑरेंज लाइन है ये सिग्नल लाइन है और ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये जो दोनों हैं ये EMA है यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसमें जो हमारा ब्लू लाइन है ये 12 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो हमारी ऑरेंज लाइन है ये 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अभी आपको यहाँ पे क्रॉसओवर्स दिखाई देंगे। तो देखिए जहाँ पे भी क्रॉसओवर होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे एक बुलिश या बेरिश सिग्नल होगा, लेकिन ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये जो है ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो कई बार इसमें फॉल्स सिग्नल भी मिलते हैं। तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ जहाँ पे क्रॉसओवर हुआ हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो ब्लू लाइन है इसने क्रॉसओवर किया और उसके बाद यहाँ पर प्राइस बढ़ी थी। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी ब्लू लाइन है यानी MACD लाइन है उसने सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटा, तो उसके बाद प्राइस नीचे को गिरी। तो ऐसे कई जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको और भी कहीं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी क्रॉसओवर हुआ, जो ब्लू लाइन थी उसने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा और यहाँ पे शेयर की प्राइस बढ़ी। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे फॉल्स सिग्नल मिल जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है हिस्टोग्राम। ये जो हिस्टोग्राम आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन और रेड वाला, ये आपको बताता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जिसको हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस भी कहते हैं। तो ये जहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर ये डिफरेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। जैसे इस जगह पर बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों लाइंस के बीच में, तो ये हिस्टोग्राम बहुत छोटा बना है, इसलिए ये जो सिग्नल होते हैं ये कई बार फेक सिग्नल होते हैं और फॉल्स सिग्नल होते हैं। तो जहाँ पर जो हिस्टोग्राम के बीच में जहाँ पर हिस्टोग्राम छोटा है यानी इन दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस कम है, तो वहाँ पे आपको इसको अवॉइड करना चाहिए और वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जबकि जहाँ पर हिस्टोग्राम का साइज जो है वो बड़ा है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आपको ट्रेड लेना था तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों क्रॉसओवर तो हुआ है लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। जबकि यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ने लगा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता और आपको यहाँ तक का सिग्नल मिल जाता। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोबारा जो दोनों के बीच में डिफरेंस था वो कम हो गया था। उसके बाद यहाँ पे बेरिश सिग्नल मिला और इस तरीके से यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये साइडवेज चल रहा है और यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो आपने पहली चीज़ तो देखी कि जब दोनों के बीच में क्रॉसओवर होगा यानी MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में क्रॉसओवर होगा तो वहाँ पे बाय या सेल सिग्नल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपने इसके साथ हिस्टोग्राम को देख लेना है। तो हिस्टोग्राम से आपको ये पता चल जाएगा कि वो बाय सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है या वीक सिग्नल है। तो अगर हिस्टोग्राम बड़ा है तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और अगर बहुत छोटा है तो ये एक वीक सिग्नल है। इसके बाद तीसरा तरीका जो आप MACD में यूज कर सकते हैं वो है कि बेस लाइन को जब MACD लाइन क्रॉस करती है तो वो भी बाइंग सिग्नल होता है। जैसे अभी आप सिर्फ इस ब्लू वाली लाइन को कंसीडर कीजिए, तो यहाँ पे इस ब्लू लाइन ने ये जो हमारी बेस लाइन है इस लाइन को क्रॉस किया, तो यहाँ पे भी बुलिश सिग्नल जनरेट हुआ। तो इस तरीके से आप MACD इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। अब प्रेजेंट में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में ये अभी जो शेयर है ये बियरिश ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ है वो ब्लू लाइन ने जो हमारी सिग्नल लाइन है उसको नीचे की तरफ काटा है। लेकिन ये जो क्रॉसओवर हुआ है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हिस्टोग्राम
जो है वो बड़ा नहीं है और इन दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे अभी आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको यहाँ पे वेट करना है। जब यहाँ पे हिस्टोग्राम बड़ा होता है तब आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।